गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्टूडेंट्स। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज का आपके सामने एक मोटिवेशन कोड है, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कोड है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है, केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी और किसी अवस्था में, किसी भी काल में मनुष्य का क्या नहीं छोड़ता, साथ नहीं छोड़ता। तो प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्ति को हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। ज्ञान या नॉलेज ऐसा अक्षर या तत्व है, वही एक ऐसी चीज़ है जो आपका कहीं भी और किसी भी अवस्था में क्या नहीं छोड़ता, मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। बाकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति आप जिससे आशा करते हो वो आपका साथ छोड़ देता है। केवल यही एक ऐसा चीज़ है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है, ये ज़रूर ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना है, व्यक्ति को हमेशा उड़ते रहना चाहिए, लेकिन जिस तरह यानी बादलों में चिड़ियाँ रुक जाती हैं, अन्य पक्षी रुक जाते हैं, केवल बाज ही आपको क्या बनना है, बाज बनना है। उड़ने के लिए क्या बनना है प्यारे विद्यार्थियों? बाज बनना है। बाज की तरह आपको हमेशा उड़ते रहना है, लेकिन वहीं तक उड़ना है जहाँ तक ज़मीन आपको साफ दिखाई देती होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे है कि आप हमेशा ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन उसी अवस्था में कि यहाँ तक बाज की तरह आप बादलों को फाड़ कर, चीर कर आप क्या करें, आकाश में उड़ें। हर एक टीचर्स या शिक्षक ये चाहता है कि उसका विद्यार्थी बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करे। लेकिन मैं जहाँ तक कह रहा हूँ कि बादल जहाँ तक आपको साफ ज़मीन दिखाई दे वहीं तक उड़ना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान का एक ऐसा बाज बने जो हमेशा उड़ता रहे, क्योंकि ज्ञान कहीं पर भी क्या नहीं देता है, धोखा नहीं देगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपना बात करते हैं जो अपना लेसन चल रहा था, राजनीतिक विज्ञान का अंतिम भाग है, जिस वे भाग की अपन बात कर रहे थे। और ये 4 यूनिट आज समाप्त होने की कगार पर हैं। उसके बाद अपन भाग ए में आएंगे और उसकी जो 4 यूनिट हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। सिलेबस का पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कुछ कहने में है कि कुछ पॉइंट हटेंगे, तो जो हटने वाले पॉइंट हैं अपन ने अभी तक नहीं पढ़े हैं, उनको टच नहीं किया, 1-2 पॉइंट को छोड़कर। सिलेबस हटेगा तो भी इनमें से 1 या 2 यूनिट हटेंगी प्यारे विद्यार्थियों, जिनमें छोटे छोटे पॉइंट हैं वो हट सकते हैं। बाकी इनमें कोई हटने वाली चीज़ नहीं है जो मैंने आपको पहले से ही नहीं पढ़ाई है। अब देखो, गठबंधन की राजनीति है, ये एक बड़ा ही राजनीतिक विज्ञान में एक चर्चा का विषय रहा है हमेशा शुरू से ही, कि गठबंधन की राजनीति वाला पॉइंट हमेशा चर्चा में रहा है। और गठबंधन की राजनीति क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? मान लो किसी को भी चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, मान लो किसी पार्टी को, जब पार्टी चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में किसी भी दल को क्या नहीं प्राप्त हो भाई, जब स्पष्ट बहुमत, चुनाव में क्या नहीं होना चाहिए, जब बहुमत प्राप्त नहीं हो, बहुमत प्राप्त न हो, तब ऐसी स्थिति बनती है जिससे जो सरकार बनेगी वो कौन सी सरकार होगी, वो गठबंधन की सरकार होगी। यानी कहने का मतलब है, जब किसी पार्टी को, किसी एक उम्मीदवार को एक स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, उस पार्टी के लोगों को जिसको उन्होंने घोषित कर रखा अपना नेता, उस नेता को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो उस स्थिति में क्या होता है, गठबंधन की जो है सरकार बनती है, गठबंधन की गवर्नमेंट बनती है। तो इसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं, क्योंकि अपना आज का टॉपिक भी है गठबंधन की राजनीति। प्यारे विद्यार्थियों, भारत में गठबंधन की राजनीति का उदय कैसे हुआ उसकी भी चर्चा करेंगे कि गठबंधन की राजनीति का उदय किस तरह से हुआ है। तो गठबंधन की राजनीति का जो उदय हुआ उसमें यह है कि रीजन ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, की भारत में राजनीति या गठबंधन की राजनीति का उदय कैसे हुआ। देखो, शुरुआत की बात करें तो चुनाव में भारतीय इतिहास में भी देखेंगे तो गठबंधन की राजनीति आपको शुरू में दिखाई नहीं देगी। प्रथम जो 3 आम चुनाव हुए, प्रथम 3 जो आम चुनाव हुए, उन चुनावों में क्या हुआ, सत्ता किसको प्राप्त हुई, वो सीधा सीधा प्रभाव किसका था, वो प्यारे विद्यार्थियों कांग्रेस का प्रभाव था। यानी कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, प्रभुत्व रहा।
1967 तक इनकी राजनीति में इनका वर्चस्व रहा। तो 3 आम चुनाव में कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जो सरकार बनी उसमें थोड़ी सी कमजोरी रही। और मैं बात करूं कि 11वीं से लेके 15वीं और फिर बाद में वर्तमान में 16वीं या 17वीं लोकसभा भी, तो 11 से लेके 15 तक जो सरकार बनी वो कौन सी सरकार बनी? वो गठबंधन की क्या है? सरकार बनी, गठबंधन की सरकार रही। और बाद में 16वीं और 17वीं की मैं बात करूं तो ये भी सरकार निर्मित है। तो वो कौन सी सरकार है भाई? वो गठबंधन की सरकार है। स्पष्ट बहुमत होते भी राजनीति में गठबंधन की सरकारें बन रही हैं। गठबंधन की क्या बन रही हैं? सरकारें बन रही हैं। तो कहने का मतलब है कि गठबंधन जो बनाया है वो हमेशा परमानेंट बन गया है। आज राजनीतिक में गठबंधन की सरकार होना आम बात हो चुकी है। गठबंधन हर जगह क्या करता है? दिखाई देता है। अपन ने यहाँ पर गठबंधन की बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों, गठबंधन 2 प्रकार से बने हुए हैं। आज राजनीति में जो गठबंधन के दल हैं वो हैं, एक तो एनडीए का दल और एक है यूपीए का दल। इसका मतलब भारतीय राजनीति में भाजपा का जो गठबंधन बना है वो कौन सा गठबंधन बना है? एनडीए बना है। और यूपीए ने, कांग्रेस ने कौन सा गठबंधन बना रखा है? कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन बना रखा है। 2 बड़े राजनीतिक गठबंधनों के दल हैं। ये दल हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ये दल हैं, इन दलों ने आपस में मिलकर क्या बनाया है? गठबंधन बना रखा है। इन दलों में एक दल नहीं, दलों में बहुत सारे दल हैं जिन्होंने, कुछ दलों ने एनडीए का समर्थन प्राप्त किया है और कुछ संगठनों ने यूपीए का संगठन बना रखा है। बात करें कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए, उसी तरह से अगर 16वीं लोकसभा की बात की जाए तो 16वीं लोकसभा में भी भाजपा को क्या है? बहुमत मिल चुका था, यानी 282 सीटें आई, फिर भी गठबंधन रहा। 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए। इस 17वीं लोकसभा के चुनावों की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो इस 17वीं लोकसभा में भी फिर भाजपा को बहुमत मिला, लेकिन 303 सीटें मिली। कांग्रेस को 51 सीटें मिली। 16वीं लोकसभा में कांग्रेस को जो सीट हैं वो 44 थी। इसमें जो कांग्रेस को जो सीट प्राप्त हुई हैं वो कांग्रेस को 51 सीट प्राप्त हुई हैं। लेकिन फिर भी दोनों दलों ने क्या बना रखा है? अपना गठबंधन बना रखा है। और गठबंधन के बाद में ये क्या बनाती हैं? सरकार बनाती हैं। तो कहने का मतलब है राजनीति में ये गठबंधन का दौर शुरू से चल रहा है यहाँ पर, जब से। तो यहाँ पर अब गठबंधन एक राजनीतिक विशेषता हो चुका है। आजकल राजनीति में हमेशा दलों ने क्या बना रखा है? गठबंधन बना रखा है। जिन दलों का प्रभुत्व कम रहता है वो साथ में कहीं ना कहीं आपको क्या देते हैं? अपना समर्थन देते हैं और अपना कार्य करवाना चाहते हैं। शुरू में कांग्रेस का प्रभाव था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से गठबंधन की राजनीति हुई, ठीक है, 1967 के बाद और 1977 में तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई क्या बने? पीएम बने। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो फिर मोरारजी देसाई को क्या किया गया? जिन दलों ने समर्थन दिया था उन दलों ने फिर बाद में क्या किया? इन्होंने अपना समर्थन ले लिया और दूसरी सरकार बन गई। नाम तो जनता का पार्टी का था, लेकिन शासन सत्ता में अन्य दलों का क्या था? प्रभाव था। और फिर 1979 में फिर से सरकार बनी। चौधरी चरण सिंह इसके क्या रहे? चौधरी चरण सिंह नेता रहे। उसके बाद फिर 84 में फिर कांग्रेस का प्रभाव आया। 89 में तक फिर रहा। 1989 में फिर सरकार बनती है वीपी सिंह की, फिर चंद्रशेखर बनते हैं यहाँ पर 91 में, फिर थोड़े समय के लिए चलती हैं। कुछ समय के लिए एचडी देवगौड़ा को भी क्या बनाया जाता है? नेता बनाया जाता है देवगौड़ा को। लेकिन सरकार ने पहले तय किया था कि ये कुछ समय के लिए रहेंगे, लेकिन फिर आई के गुजराल क्या बनते हैं? पीएम बनते हैं गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल को नेता बनाया जाता है। इसी दौरान जनता पार्टी में जब सरकार ने नहीं बनी, किसी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो यहाँ पर भाजपा के जो समर्थक नेता थे अटल जी, तो अटल जी को भी मात्र 13 दिन की सरकार बनाने को अवगत किया गया।
और स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर सबसे बड़े दल के नेता को भी क्या करना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा। तो कहने का मतलब ही राजनीतिक गठबंधन चलता रहा। मनमोहन सिंह सरकार के समय भी गठबंधन बना, 2 वर्ग सरकार बनी, और आज नरेंद्र मोदी को क्या मिल गया, स्पष्ट बहुमत मिल गया प्यारे विद्यार्थियों 16वीं और 17वीं लोकसभा चुनाव में। फिर भी गठबंधन की राजनीति है वो आज राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन चुकी है। गठबंधन बनाना आज सरकार की आम बात हो गई, बिना गठबंधन के सरकार नहीं चलती। गठबंधन से सरकार को लाभ है तो हानियां भी हैं, सकारात्मक है तो नकारात्मक प्रभाव भी क्या होता है, दिखाई देता है। मैं बात करना चाहता हूं उसकी विशेषताओं की। तो प्यारे विद्यार्थियों, गठबंधन की राजनीति की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। 7-8 विशेषताओं की मैं बात करूंगा। गठबंधन की राजनीति की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो गठबंधन राजनीति की जो विशेषताएं हैं प्यारे विद्यार्थियों, गठबंधन राजनीति की विशेषताएं अपना पॉइंट है। तो पहली विशेषता मैं बात बताना चाहता हूं। पहली विशेषता है गठबंधन में एक ही दल की क्या रहती है प्यारे विद्यार्थियों, प्रधानता रहती है। तो पहला पॉइंट बनता है गठबंधन में एक ही दल की क्या है, प्रधानता। गठबंधन में एक ही दल की प्रधानता होना। कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, जो राजनीति विज्ञान में पॉइंट है गठबंधन की राजनीति, तो गठबंधन जब होता है तो एक पार्टी, मैंने कहा बीजेपी या भाजपा है जो वर्तमान समय में 17वीं और 16वीं लोकसभा में हुई, तो उसमें एक ही दल की प्रधानता है। दूसरे दल उसकी अपना कार्य करवाने के लिए समर्थन देते हैं, तो समय समय पर वो अपना काम भी करवाते हैं, लेकिन प्रधानता जो रहती है वो हमेशा कितने दलों की रहती है, एक ही दल की क्या रहती है, प्रधानता बनी रहती है। तो एक दल जो चाहता है वही कार्य क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। दूसरा पॉइंट है गठबंधन में विचारधारा मत समानता का क्या रहता है, अभाव। अगर दूसरा दल भी इसको समर्थन दे रहा है तो जरूरी नहीं कि उसकी विचारधारा क्या हो, समान हो। तो गठबंधन में विचारधारा समान या विचारधारा में समानता हो या समानता का क्या रहता है भाई, अभाव रहता है। दोनों की जो विचारधाराएं होती हैं दलों की, चारों की, तो इन सभी दलों में अपनी विचारधाराएं हैं वो समान नहीं होती प्यारे विद्यार्थियों। सबकी दलों की विचारधाराएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ये भी एक राजनीति में गठबंधन की जो सरकार बनती है उसकी विशेषता है। तीसरी है गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता है। गठबंधन में स्थायित्व नहीं, गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता। कहने का मतलब है कौन सा दल कितने दिनों तक आपके साथ है, कितने दिन आपके साथ रहेगा, कितने दिन समर्थन देता रहेगा, ये कोई स्पष्ट नहीं है। वो कभी भी अपना जो गठबंधन सरकार है जो बनाई हुई है, समर्थन है, वो समर्थन आपसे कभी भी क्या कर सकता है, ले सकता है वापस। तो गठबंधन में स्थायित्व नहीं पाया जाता। एक पॉइंट बनता है गठबंधन में स्पष्ट विचारधारा का, अलगाव का क्या रहता है, अभाव रहता है। पॉइंट बनता है गठबंधन में स्पष्ट विचारधारा का, स्पष्ट विचारधारा अलगाववाद का क्या रहता है, अभाव। कहने का मतलब है कि आपको कभी भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा विचारधारा मत का अलगाव है, विचारधारा मत का क्या रहता है, अभाव रहता है। कोई भी स्पष्ट विचारधारा आपको नजर नहीं आएगी। कहने का मतलब किसी भी दल द्वारा कोई भी आपकी राजनीति में कोई बात कही जाती है लेकिन स्पष्ट रूप से वो प्रदर्शित नहीं होगी। एक है गठबंधन दल एवं सिद्धांत के बजाय नेताओं के आधार पर बनते हैं।
जो आपका कोई गठबंधन बनता है, यानी गठबंधन राजनीति से आपका जोड़ होता है, गठबंधन दल व उसके जो सिद्धांत हैं, गठबंधन दल व सिद्धांत के बजाय नेताओं पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। जैसे जैसे नेता होते हैं वैसे इनका क्या होता है, जैसे जैसे नेता होते हैं वैसे ही इनका क्या होता है, सिद्धांत अपने आप बदल जाता है। यानी इस दल का कोई स्पष्ट नहीं होता। जैसे कोई नेता नया बनता है तो वो जिस विचारधारा का है, जैसा वो सोचता है, जैसा वो चाहता है, वैसे ही वो दल की क्या हो जाती है, उसकी विशेषता हो जाती है। एक है निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीति का गठबंधन। छठवां पॉइंट है निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीति गठबंधन। कहने का मतलब है निषेधात्मक आधार पर जो गठित राजनीति है उसका गठबंधन होना है। तो कोई गलत ऐसा नहीं हो तो निषेधात्मक आधार पर ऐसी राजनीति का गठबंधन होता है, ये भी ध्यान रखना है। सातवां पॉइंट आपको विद्यार्थियों, दल बदल की प्रवृत्ति पाई जाती है गठबंधन में। दल बदल की क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति। कहने का मतलब कोई दल जरूरी नहीं कि कितने दिन तक आपका समर्थन दे, वो कभी भी क्या बन सकता है, दूसरे दल में शामिल हो जाता है। जैसे अनुसूची अपन ने 10 देखी थी, दल बदल का प्रावधान है, तो आपस में दल क्या हो जाते हैं, आपस में बदल लिए जाते हैं। जब तक साथ हैं, जब तक मानता है, उसके उद्देश्य पूरे होते हैं तो उस क्षेत्र विशेष की बात मानी जाती है, वहाँ विकास हो। जब नहीं होता तो वो अपनी राजनीति से दूसरे दल को क्या दे देता है, समर्थन देता है। और एक है दबाव की राजनीति। ये कई बार देखी जाती है प्यारे विद्यार्थियों। क्या देखा जाता है कि जब एक दल समर्थन देता है तो उसके हित और उद्देश्य पूरे होते हैं तो ठीक है, वो अपना प्रेशर बनाता है बार बार कि मेरे उद्देश्य और सरकारों के अनुसार आपको क्या करना है, कार्य करना है। ऐसे एक बार तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी ने अपने दल में रेल मंत्री को बदलने और रेल किराया बढ़ाया हुआ वापस लेने के लिए यूपीए मनमोहन सिंह सरकार को मजबूर कर दिया और राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर क्षेत्रीय महत्व का क्या दे दिया, हित दे दिया। तो कहने का मतलब तृणमूल जो कांग्रेस है उसने एक बार कांग्रेस को समर्थन दिया, यानी मनमोहन सिंह की सरकार को। उसने कहा कि रेल मंत्री मेरे अनुसार होना चाहिए और रेल का भाड़ा जो किराया है वो कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सरकार से समर्थन वापस ले लूंगी, आपकी सरकार गिर जाएगी। तो इस मजबूरी में ऐसा कार्य करना पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ऐसी स्थिति है, वो गठबंधन की राजनीति की विशेषताएं हैं। ये आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले सकते हो। गठबंधन राजनीति की क्या है, ये विशेषताएं हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो गठबंधन में एक ही दल की प्रधानता होना, दूसरा है गठबंधन में विचारधारा में समानता का अभाव रहना, एक समान नहीं होते, अलग अलग दलों की समान जो विचारधारा अलग अलग होती है। फिर एक गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता, कोई दल कितने दिन तक समर्थन रहेगा कोई जरूरी नहीं है, कभी भी अपना समर्थन वापस ले सकता है। और एक है गठबंधन में स्पष्ट विचारधारा का क्या रहता है, अलगाव भी रहता है। तो ये भी है, कोई भी किसी दल या उसका सिद्धांत नहीं होता, बल्कि उसके नेताओं की भूमिका होती है। जैसा वो नेता चाहता है वैसे उसकी विचारधारा बन जाती है उस दल की। एक निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीति का गठबंधन किया जाता है। दल बदल की हमेशा क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। एक दबाव की क्या है, राजनीति पाई जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है जो गठबंधन राजनीति की क्या है, विशेषताएं हैं। आप इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं चर्चा करूंगा, वो इसकी सकारात्मक बातों की बात करूंगा मैं कि गठबंधन राजनीति की जो सकारात्मक चीजें हैं वो कौन सी हैं और नकारात्मक चीजें हैं वो कौन सी हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो जहां तक मैंने इनकी विशेषता बताई है वो आपको समझ में आई होगी। आशा करता हूं आप इन चीजों को अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करते रहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो गठबंधन राजनीति के लाभ या सकारात्मक बातें क्या हैं,
गठबंधन राजनीति के लाभ की बात करूं तो क्या लाभ होता है गठबंधन राजनीति से, गठबंधन राजनीति से क्या लाभ प्राप्त होता है, उनकी बात बताना चाहता हूं। तो पहला लाभ है शासन निरंकुश नहीं बन पाता। पहला लाभ क्या है, शासन निरंकुश नहीं बन पाता है। यानी जो शासन करता है, जब सभी की आपस में सहमति होती है तो सभी के अनुसार क्या चलना चाहिए, शासन चलना चाहिए। कोई भी नेता निरंकुश प्रवृत्ति का नहीं बन पाता है, इसलिए इसका पहला लाभ यही बनता है प्यारे विद्यार्थियों कि गठबंधन राजनीति से शासक क्या नहीं होता, निरंकुश नहीं बनता है। और एक है अधिक योग्य लोगों के योगदान का देश को लाभ मिलता है। एक है जब एक से अधिक दल होते हैं, अधिक लोगों से देश को अधिक योग्य लोगों से, अधिक योग्य लोगों से देश को क्या मिलता है, लाभ। कैसे प्यारे विद्यार्थियों, देखो अलग अलग दल हैं तो उसमें कुछ ना कुछ योग व्यक्ति अलग विशेषताओं के होंगे, अलग विचारधाराओं के होंगे, कोई ना कोई योग्यता रखते हैं। जब अलग अलग दलों में से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को चुनना होगा तो कोई ना कोई दल में एक अच्छा नेता व्यक्ति जरूर होगा, कुछ योग्यता जरूर रखता है। तो कहने का मतलब है अधिक क्या पड़ेगा, लाभ प्राप्त होगा। एक है व्यापक जनमत का समर्थन भी होगा, व्यापक जनमत का समर्थन। कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों सभी दलों के अलग अलग विचारधाराएं हैं तो जनता उन सबसे क्या होती है, प्रभावित होती है। जब इनका ऐसा होगा तो इनको व्यापक क्या मिलेगा, समर्थन मिलेगा, जनता अधिक समर्थन देगी। तो इन लोगों से जनता सामान्य लोग क्या होंगे, ज्यादा प्रभावित होंगे, इनको जन समर्थन क्या मिलता है, अधिक मिलता है। और जनता की मांगों के अनुसार ये कार्य भी किए जाते हैं। एक सशक्त विपक्षी का निर्माण भी होता है। सामने वाला जो विपक्षी उसने भी अपना दल या गठबंधन बना रखा है तो कुछ लोगों की सहमति के आधार पर उसका विपक्ष का निर्माण भी क्या होता है, मजबूत होता है। तो कहने का मतलब है सशक्त विपक्षी का निर्माण। या विपक्षी का मजबूत होना। कहने का मतलब है इसमें बहुत सारे दल हैं जिन्होंने मिलकर क्या बनाया है, विपक्षी दल का गठबंधन बनाया है। विपक्षी भी अपना दल है वो मजबूत बनाते हैं और इसमें सभी लोग इसकी जब शासक गलत कार्य करता है, सही नहीं चलता तो उसका विरोध करते हैं। तो कहने का मतलब एक सशक्त और विपक्षी क्या बन जाता है भाई, एक सशक्त विपक्षी का निर्माण हो जाता है। एक है अतिवाद से मुक्ति मिलती है, अतिवाद से मुक्ति मिलना। तो अतिवाद से भी क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो गठबंधन की राजनीति के लाभ के पॉइंट हैं। कहने का मतलब ये सारे पॉइंट हैं वो लाभ के पॉइंट हैं जिनमें क्या है, शासक की निरंकुशता नहीं होती। जब गठबंधन से बनेगा तो कोई एक व्यक्ति पार्टी का व्यक्ति क्या है, निरंकुश नहीं होगा, अपनी मनमानी नहीं करेगा। दूसरा है अधिक लोगों के लाभ मिलेगा। तो कहने का मतलब अलग अलग पार्टियों में अलग अलग नेता अपनी अलग अलग योग्यता रखते हैं तो कुछ ना कुछ जब इनको चुना जाएगा मंत्री तो अधिक लोगों से क्या होगा, देश को लाभ प्राप्त होगा उसकी योग्यता से। एक है सभी दलों में से जब व्यक्ति बनते हैं, चुनते हैं, सबका समर्थन होता है तो व्यापक जन समर्थन भी उनको प्राप्त होता है। ए पे विपक्षी होगा वो सशक्त होगा, सशक्त क्या होगा, विपक्षी का क्या होगा, निर्माण होगा, ये कह सकते हैं। या मजबूत विपक्षी का होना भी एक बड़ी पहचान। एक अतिवाद का, अतिवाद से क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ये सारे पॉइंट हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट डाउन कर सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये तो मैंने बात की वो गठबंधन राजनीति के सकारात्मक बात की है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर लाभ की। अब है हानि की, यानी नकारात्मक बातें कौन सी हैं, गठबंधन से नकारात्मक बातों का प्रभाव क्या पड़ता है, अधिक पड़ता है। तो गठबंधन राजनीति में नकारात्मक पक्ष क्या हैं वो उनकी भी चर्चा करेंगे।
तो गठबंधन राजनीति में नकारात्मक प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है नकारात्मक? प्यारे विद्यार्थियों, एक एक की मैं बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले अस्थायी सरकारों का क्या होता है? निर्माण होता है। अस्थायी सरकारों का निर्माण, अस्थायी सरकारों का निर्माण। कहने का मतलब है गठबंधन में कोई भी दल अपना कभी भी क्या ले सकता है? समर्थन वापस ले सकता है। तो सरकार क्या बन जाती है? अस्थिर हो जाती है, कभी भी वो क्या कर सकती है? टूट सकती है। दूसरा जो पॉइंट बनता है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत में कमजोर होना। सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या होना? कमजोर होना। कहने का मतलब सारे विपक्षी क्या करते हैं कि जब किसी का कार्य नहीं होता जनता का, तो आपस में किसी न किसी पार्टी पर ये ढाल देते हैं, खुद अपने आप पर जिम्मेदारी नहीं लेते, किसी न किसी की कमी बताकर उस कार्य को टाल दिया जाता है। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। तो ये भी अपन को गठबंधन की राजनीति से देखना पड़ता है। एक है कमजोर सरकार होती है, कमजोर गवर्नमेंट की बात करें, कमजोर सरकार कहने का मतलब कोई निर्णय लेने में जब सरकार लेती है तो तुरंत का शीघ्रता से नहीं लेती, अन्य पार्टी के नेताओं को उनको पूछना पड़ता है, विकास के लिए फिर बातचीतों पर बहस हो जाती है और समय क्या हो जाता है? देर हो जाता है, कार्य निर्माण समय पर नहीं होता। प्रधानमंत्री की भूमिका में भी क्या आती है? सीमित आती है। प्रधानमंत्री की भूमिका में सीमितता। कहने का मतलब है प्रधानमंत्री भी अपना सुदृढ़ नहीं रहता, वो भी दलों की ओर देखने लग जाता है, ताकने लग जाता है कि कौन सा दल ये चाहता है, कौन सा दल ये नहीं चाहता, फिर उसके बाद में क्या चाहता है कोई निर्णय ले पाता है। तो प्रधानमंत्री भी कमजोर बनता है। गठबंधनों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। गठबंधनों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव, कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की प्रधानता रहती है। मैंने एक उदाहरण भी दिया था, कांग्रेस सरकार के समय, मनमोहन सिंह सरकार के समय तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने ये अपने क्षेत्रीय दल का प्रभाव दिखाया था। रेल मंत्री बनाया जाए, रेल का किराया कम किया जाए, ऐसी बातें अपन को देखने को मिली, वरना समर्थन वापस लेने की बात कही। तो ये क्षेत्रीय दलों का क्या है? प्रभाव दिखाई देता है। सरकारों में स्थायित्व नहीं पाया जाता, सरकारों में स्थायित्व नहीं होना। कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा भी था कि 1990, 91 से 96, 97 तक, यहाँ तक का जो दौर था बड़ा ही अस्थायी दौर था। इसमें कई साल, 2 साल तक सरकारें बनी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी 13 महीने में हट गए, ऐसे मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह के बीच चला। तो सरकारों में स्थायित्व नहीं पाया जाता, क्योंकि गठबंधन में स्थायित्व नहीं है पाया जाता। तो सरकार कभी भी गिर सकती है और मिट भी सकती है। एक है राष्ट्रीय एकता को नुकसान भी होता है, राष्ट्रीय एकता को क्या होना? नुकसान। तो राष्ट्रीय एकता को भी क्या होती है? हानि पहुंचती है, उसको भी क्या होता है? नुकसान होता है। किससे? गठबंधन की राजनीति से प्यारे विद्यार्थियों। एक पॉइंट बनता है, सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव पाया जाता है। सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव। तो कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, एक सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत विदेश नीति का क्या नहीं किया जा सकता? निर्माण नहीं किया जा सकता। क्यों?
क्योंकि इसमें जब भी आपको कोई विदेश नीति का निर्धारण करना है, संधि समझौता करना है, तो सभी दलों से आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सरकार क्या हो जाती है, एक नई सही स्पष्ट विदेश नीति नहीं ले सकती। और एक पॉइंट बनता है, सरकार किसी स्पष्ट नीति पर कार्य भी नहीं कर सकती। सरकार किसी स्पष्ट नीति पर कार्य नहीं कर सकती। कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि सरकार कभी भी कोई स्पष्ट नीति पर क्या नहीं कर सकती, कार्य नहीं कर सकती है। तो कहने का मतलब है सरकार की खुद की स्पष्ट नीति भी नहीं है, ना सिद्धांत हैं, क्योंकि अनेक नेता हैं, नेताओं के अनुसार सिद्धांत बदलते रहते हैं। तो पार्टियां ही बदल रही हैं। ऐसे ही छोटे छोटे राजनीतिक दलों के निर्माण को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो ऐसे जब किसी दल को मिलता है तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। फिर नया नया आपको देखने को मिलता है कि छोटे छोटे दल उभर कर आते हैं। छोटे छोटे दल भी क्या हैं, अपनी शासन सत्ता में भूमिका निभाते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान से एक पार्टी आई है, रोलप्पा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसका नेता है हनुमान बेनीवाल। तो कहने का मतलब है ऐसे आपको छोटी छोटी पार्टियां ऐसे और देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसा आपको उदाहरण दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, वो गठबंधन की राजनीति का ही है। और एक है सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल का अभाव भी पाया जाता है। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल का क्या पाया जाता है, अभाव। कहने का मतलब है कि कहीं पर भी कोई मंत्रालय है वो स्पष्ट नहीं पाया जाता, इन सभी में क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे इसमें छोटे दलों को प्रोत्साहन मिलता है तो एक सीट लोकसभा में आरएलपी की है। छोटे छोटे दल बन जाते हैं, सरकार के विभिन्न जो मंत्रालय हैं उनमें दलों अपना प्रभाव रखना चाहते हैं सब दल। तो कहने का मतलब है उनमें भी फिर क्या है, तालमेल नहीं पाता, समन्वय नहीं हो पाता। तो ये गठबंधन की राजनीति से नकारात्मक प्रभाव क्या है, ज़्यादा दिखाई देते हैं। नकारात्मक प्रभाव अधिक होते हैं और सकारात्मक प्रभाव क्या है, वो कम दिखाई देते हैं। सकारात्मक बातें कम दिखाई देती हैं। तो कहने का मतलब है एक स्पष्ट नीति और स्पष्ट विचारधारा होनी चाहिए सभी दलों में, या क्योंकि भारत क्या है, बहुदलीय नीति का प्रतिपादन करता है। इसलिए भारत में बहुत सारे दल हैं और आपस में क्या बनाते हैं, सरकार निर्मित करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको 3 दलों की बात बताना चाहता हूँ। 3 दल कौन कौन से हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो देखो 3 दलों की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, एक है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दल। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके सामने क्लियर हैं। एक है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तो इसे बोलते हैं एनडीए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें और दलों का समर्थन भी प्राप्त है, जैसे अकाली दल, शिवसेना, लोक पार्टी तेलंगाना, आईएलपी, एमके, ये 13 दल शामिल हैं। दूसरे दल का नाम है यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, और इसे कहेंगे यूपीए सरकार। इसमें भी एक दल नहीं है, कांग्रेस का जो पार्टी है, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस दल, जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और केरल कांग्रेस शामिल, ये भी दल हैं। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की बात करते हैं। तीसरा है वामपंथी दल। वामपंथी दल या विचारधारा, ये अलग हैं, और बाकी हैं वो अन्य हैं जो किसी में शामिल नहीं होते हैं। जैसे आप पार्टी है, वो किसी का समर्थन नहीं देती, जब चाहे दे सकती है, बाद में वापस से आ जाएगी। तो ऐसे दल हैं। तो इनको
दलों को भारत में बात करें तो ये 3 दलों की बात आती है। एक तो एनडीए सरकार, एक यूपीए सरकार, एक वामपंथी और बाकी हैं वो अन्य हैं जो इनसे अलग रहते हैं। वामपंथी दल एक तीसरा गठबंधन राजनीतिक दल है। तो ऐसे जो हमेशा सरकारों इनके आलोचना करता है, तो ऐसी बात अपन ने जो पढ़ी है प्यारे विद्यार्थियों, वो गठबंधन की राजनीति पॉइंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपको समझ में आया होगा। इसकी विशेषता आपको ध्यान रखनी है और 17वीं लोकसभा के बारे में लिखना है और इसमें भारतीय इतिहास के बारे में लिखना है, विशेषता, इसका लाभ क्या है, सकारात्मक पक्ष क्या है और नकारात्मक पक्ष क्या है और कौन कौन से दल हैं इनमें साथ संयुक्त बने हुए हैं, इन चीज़ों की अपन ने चर्चा की है। यहाँ पर अपना एक वह भाग क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों समाप्त होता है। हम राजनीतिक विज्ञान के एक पाठ पढ़ चुके हैं। पहला पाठ है ए भाग है, उसकी चर्चा करेंगे जिसमें 4 यूनिट हैं। उसमें न्याय टॉपिक्स अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे वो शक्ति सत्ता वेता क्रमशः यूनिट में पढ़ रही हैं प्यारे विद्यार्थियों। मेरा दायित्व आप तो यहाँ पर बताना है, आपका दायित्व है कि उन बातों को लिखित रूप में नोट्स बनाना और प्यारे विद्यार्थी उनको याद करना। ठीक है, आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लेक्चर्स को सुना और ध्यानपूर्वक पढ़े। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।